कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे डीमन से जो बाकी डीमंस जैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका नाम है योगी। दिखने में वो पूरी तरह डीमन है, लेकिन उसकी आत्मा असल में एक इंसान की है, क्योंकि इस दुनिया में उसका पुनर्जन्म एक डीमन के रूप में हुआ था। फिलहाल वो एक शक्तिशाली डीमन लॉर्ड का गार्ड है, लेकिन इसे देखकर गलती से भी कमजोर मत समझना, क्योंकि ताकत के मामले में ये इतना खतरनाक है कि अकेले ही डीमन लॉर्ड को हरा सकता है। फिर भी वो ऐसा क्यों नहीं करता है, ये बात अभी रहस्य ही रहती है। कहानी की शुरुआत में एक हीरो की टोली लंबे समय तक लड़ाइयां लड़ने के बाद आखिरकार डीमन लॉर्ड के किले तक पहुंच जाती है। उन्हें पता चल चुका था कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन यही है। इस ग्रुप में एक मेज भी है जिसका नाम मिकाना है। उसे पूरा भरोसा है कि उनका लीडर योगा इस टीम को जीत तक लेकर जा सकता है, इसलिए वो सबको इकट्ठा करके आखिरी लड़ाई के लिए तैयार करती है। मिकाना, दोस्तों, आज हमें इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। जैसे ही ये शब्द गूंजते हैं, किले का विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। अंदर गहरा अंधेरा फैला हुआ है और उसी अंधेरे में लाल चमकती आंखें दिखाई देती हैं। उसी के साथ दर्द से भरी अजीब सी चीखें गूंजने लगती हैं। माहौल काफी डरावना हो चुका था, लेकिन योगा के चेहरे पर डर की एक झलक तक नहीं थी। वो अपने साथियों के साथ सीधे अंदर कदम रख देता है। किले के अंदर पहुंचते ही उनका सामना तुरंत डीमन लॉर्ड के एक बॉडीगार्ड से होता है, वही डीमन जिसका नाम है योगी। इतने सारे एडवेंचरर्स को सामने देखकर भी उसके चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास बना रहता है। ओह, तो तुम लोग हो वो हीरोज। सच कहूं तो तुम सब तो नौसिखिए लग रहे हो। ये सुनते ही मिकाना गुस्से में अपना जादू चलाती है और उस पर एक शक्तिशाली स्पेल छोड़ देती है, लेकिन योगी बिना हिले डुले उस जादू को बड़ी आसानी से रोक देता है। अगले ही पल टीम का एक वॉरियर आगे बढ़ता है और अपनी तलवार से जोरदार हमला करता है, मगर दुश्मन इतनी तेजी से हर वार से बच निकलता है कि तलवार उसे छू भी नहीं पाती। फिर अचानक वो पलटकर एक तेज किक मारता है और तलवारबाज सीधे पीछे जा गिरता है। स्थिति बिगड़ती देखकर टीम का एक साथी योगा पर सपोर्ट स्पेल डालता है, जिससे उसकी ताकत और बढ़ जाती है। अब ये खेल खत्म होगा, एक्सकैलिबर। लेकिन जैसे ही योगा अपना खतरनाक हमला करता है, उसी पल योगी जवाब में एक डार्क मैजिक इस्तेमाल करता है, इन्फिनिट डार्कनेस। ये जादू बेहद खतरनाक था। अंधेरे की वो ताकत योगा के हमले को निगल लेती है और सीधा हीरोज की तरफ जाकर फट पड़ती है। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका पूरे हॉल को हिला देता है। धुआं और मलबा चारों तरफ फैल जाता है। इस विस्फोट के बाद बुरी तरह घायल योगा धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करता है। योगा के मन में शायद यही हमारा अंत है। इसी बीच योगी आराम से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसकी नजर टीम में खड़ी एक प्रीस्टेस पर पड़ती है। उसका नाम था सिसिलिया। उसकी खूबसूरती देखकर योगी कुछ पल के लिए पूरी तरह चुप हो जाता है, जैसे अचानक समय ही रुक गया हो। तभी चुपके से उसका एक सबऑर्डिनेट उसके पास आता है। कैप्टन, क्या हम इन दुश्मनों को खत्म कर दें? ये सुनते ही योगी अचानक होश में आता है। उसे याद आता है कि उसने अपने सबऑर्डिनेट को छिपकर रहने का आदेश दिया था। उधर घायल पड़े तीनों साथी नोटिस करते हैं कि उनका दुश्मन उस लड़की को अजीब तरह से देख रहा है। योगी, मैं तो बस सोच रहा था इन चारों के साथ क्या किया जाए। उसका सबऑर्डिनेट समझता है कि अब वो सबको मारने का आदेश देगा, लेकिन अगला आदेश सुनकर वो खुद हैरान रह जाता है। इन्हें पास के किसी गाँव में छोड़ाओ। क्या सच में? आदेश मानते हुए वो लोग हीरोज को वहां से ले जाते हैं और जब सिसिलिया भी बाहर ले जाई जाती है तो योगी कुछ पल के लिए अजीब सी उदासी महसूस करता है। 1 महीने बाद किले के अंदर डीमन लॉर्ड का एक खास आदमी दिखाई देता है। उसका नाम है लॉर्ड जैकले। वो योगी से बात कर रहा था। योगी, लॉर्ड जैकले, वो कचरे जैसे हीरो हमें 13 बार चुनौती दे चुके हैं। ये सुनते ही जैकले जोर से हंस पड़ता है। 13 बार हारने के बाद भी वापस आते हैं, सच में कितने बेवकूफ हैं। तभी डीमन लॉर्ड पूछता है कि योगी ने अब तक उन्हें मार क्यों नहीं दिया। इस पर योगी बड़ी सहजता से जवाब देता है, ऐसे कमजोर लोगों पर मेहनत करना बेकार है। डीमन लॉर्ड कहता है कि अगर ऐसा है तो ये काम उसके दूसरे सैनिकों को दे दिया जाएगा, लेकिन योगी जानता था कि अगर उसके साथी उन हीरोज से भिड़े तो शायद सिसिलिया को भी नुकसान हो सकता है, इसलिए वो खुद ही जिम्मेदारी लेने का फैसला करता है। थ्रोन रूम से बाहर निकलते हुए उसके मन में एक ही ख्याल चल रहा था। योगी के मन में, अगर मैंने उन्हें फिर छोड़ दिया तो उनकी जान सच में खतरे में पड़ सकती है। अगले दिन योगा और उसके साथी फिर एक नई योजना के साथ किले में पहुंचते हैं। इस बार योगा अपने साथी को पुकारता है, योगा, रेवन तैयार हो? रेवन, चलो इस बार इसे घेर लेते हैं। दोनों मिलकर योगी को कोने में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगला पल देखकर सब चौंक जाते हैं। योगी दोनों को एक साथ पकड़ता है और पूरी ताकत से दीवार पर दे मारता है।
हालात बिगड़ती देखकर सिसिलिया तुरंत आगे बढ़ती है और अपने साथियों को हील करने लगती है। सिसिलिया, मिकाना, बस थोड़ी देर इसे रोके रखो। मिकाना अपनी सबसे शक्तिशाली स्पेल चला देती है, लेकिन अजीब बात यह थी कि योगी पर उसका कोई असर ही नहीं होता। वो बस खामोश खड़ा रहता है, जैसे इंतजार कर रहा हो कि सिसिलिया अपने दोस्तों को ठीक कर दे। जब योगा होश में आता है तो वो तुरंत सिसिलिया से बफ मांगता है। योगा, सिसिलिया मेरी ताकत बढ़ाओ। बफ मिलते ही वो फिर से अपना सबसे ताकतवर हमला करता है, एक्सकैलिबर। लेकिन एक और जोरदार धमाका होता है, लेकिन जब धुआं हटता है तो सबकी आंखें फैल जाती हैं। योगी वही खड़ा था और उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। योगी, तुम इंसान आखिर कब समझोगे? तुम मुझे हरा नहीं सकते। योगा, चाहे कुछ भी हो, हमें डीमन लॉर्ड तक पहुंचना ही होगा। ये सुनकर योगी एक अजीब सी शर्त रखता है, अगर तुम लोग सिसिलिया को यही किले पे छोड़ दो तो मैं बाकी सबको जाने दूंगा। योगा तुरंत मना कर देता है, लेकिन मिकाना उसे समझाने की कोशिश करती है। मिकाना, हमें सच देखना होगा, एक प्रीस्टेस की जान बड़ी है या पूरी दुनिया? ये फैसला आसान नहीं था। योगा साफ तौर पर परेशान हो जाता है। तभी सिसिलिया खुद आगे बढ़ती है, मैं रुक जाऊंगी। उसके इस फैसले से सब चौंक जाते हैं। योगा, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगा। योगी चुपचाप रास्ता खोल देता है और तीनों हीरो वहां से आगे बढ़ जाते हैं। उनके जाने के बाद अचानक सिसिलिया मुड़ती है और उस पर हमला कर देती है। होली लेजर, चमकती रोशनी की एक तेज किरण योगी पर गिरती है, लेकिन वो डीमन उस हमले को आराम से सोख लेता है और फिर अचानक दोनों हाथ ऊपर उठा देता है। रुको, वो शांत आवाज में अपना नाम बताता है, सिसिलिया। तुम अपना नाम क्यों बता रही हो? योगी सीधी बात कह देता है, असल बात यह है, मैं तुम्हें पहली नजर में पसंद करने लगा था। सिसिलिया की आंखें हैरत से फैल जाती है। क्या तुम मेरे साथ एक डेट पर चलोगी? ये सुनते ही सिसिलिया पूरी तरह घबरा जाती है। मुझे माफ करना। ये जवाब सुनकर बेचारे योगी का दिल टूट जाता है। उस पल उसके चेहरे पर ऐसी निराशा थी जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी हार देख ली हो। योगी धीरे से, काश ये सुनने से पहले मुझ पर बिजली ही गिर जाती है। सिसिलिया ये सब सुनकर घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद ये डीमन सिर्फ नाटक कर रहा है ताकि वो उस पर हमला ना करे। लेकिन जब वो ध्यान से योगी की आंखों में देखती है तो उसे महसूस होता है कि इस बार वो सच में लड़ने के मूड में नहीं है। सिसिलिया, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे? योगी, अब करने को बचा ही क्या है, जीने की कोई वजह नहीं रही। योगी थकी हुई आवाज में आगे बोलता है कि उसका पूरा दिन इसी कमरे में बैठकर डीमन लॉर्ड की रखवाली करते हुए गुजरता है। उसे बाहर जाने की भी इजाजत नहीं मिलती, जैसे वो किसी सुनहरी कैद में बंद हो। हर दिन बस इसी कमरे में बैठकर पहरा देना पड़ता है, बाहर निकलने की भी परमिशन नहीं है। यह सुनकर सिसिलियन थोड़ा गुस्सा हो जाती है। तुम सब डीमन झूठे होते हो, तुम्हारा लॉर्ड तो इंसानों को खत्म करना चाहता है। योगी शांत स्वर में जवाब देता है, मैं दिखने में डीमन जरूर हूँ, लेकिन असल में मैं दूसरी दुनिया से रीइंकारनेट हुआ हूँ। वो समझाता है कि भले ही उसका शरीर एक डीमन का है, मगर उसके अंदर अभी भी एक इंसान की आत्मा बसती है। ये सुनकर सिसिलिया सच में हैरान हो जाती है। अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत है तो फिर तुम उस डीमन लॉर्ड की गुलामी क्यों कर रहे हो? तुम तो उसे आसानी से हरा सकते हो। योगी थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीरे से वजह बताता है, अगर मैंने उसे मार दिया तो नियम के अनुसार मुझे अगला डीमन लॉर्ड बनना पड़ेगा और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। यही कारण था कि योगी हर दिन उस किले में कैद की तरह रहकर एक बेकार और गुमनाम जिंदगी जी रहा था। वो अपनी किस्मत से इतना परेशान हो चुका था कि कई बार अपनी जिंदगी खत्म करने का भी सोच चुका था। मैं सच कहूँ तो मैं अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था, लेकिन फिर उसकी मुलाकात सिसिलिया से हुई और सब कुछ बदल गया। तुमसे मिलने से पहले मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं था। उसकी आवाज धीरे धीरे और भारी हो जाती है, लेकिन अब जब तुमने मुझे ठुकरा दिया तो मेरे पास जीने की कोई वजह भी नहीं बची। सिसिलिया उसे ध्यान से देखती है, फिर शांत होकर उसे समझाने लगती है, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम्हारे पास इस दुनिया को रुख बदलने की ताकत है। वो आगे कहती है कि अगर उसके अंदर सच में थोड़ी भी इंसानियत बाकी है तो उसे अपनी ताकत डीमंस के खिलाफ इस्तेमाल करनी चाहिए। इतना कहकर सिसिलिया अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है, मेरे साथ चलो और इस दुनिया के लिए लड़ो। कुछ समय बाद कहानी का सीन बदलता है। अब जगह है किंगडम ऑफ क्लैरिटी। यहाँ उन चारों हीरोज का भव्य स्वागत किया जा रहा है। राज्य के राजा किंग क्लैरिटी उन्हें सम्मानित करते हैं, क्योंकि सबको यही लगता है कि उन्होंने दुश्मन के लीडर को हरा दिया है। तुम सब ने हमारे राज्य को बड़ा उपकार दिया है। राजा तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पूरे राज्य में 3 दिन के जश्न का ऐलान कर देता है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी को दूर से देखते हुए योगी एक बड़ा फैसला करता है। इंसानों के बीच छिपकर रहने के लिए वो अपने सिर का एक सींग खुद ही तोड़ देता है, ताकि कोई उसे डीमन के रूप में पहचान न सके। इसके बाद वो शहर के एडवेंचर्स गिल्ड में पहुंचता है और काउंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश करता है। वहाँ मौजूद अटेंडेंट, जिसका नाम क्लेममैन है, काफी थका हुआ दिख रहा था। लो, ये फॉर्म भर दो। योगी बिना समय गंवाए फॉर्म भर देता है। थोड़ी देर बाद क्लेममैन उसे एक कार्ड देता है।
ये रहा तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड। अभी तुम F रैंक पर हो, लेकिन मेहनत करोगे तो S रैंक तक पहुंच सकते हो। वो उसे ये भी चेतावनी देता है कि वो अपना कार्ड कभी ना खोए। आजकल जश्न की वजह से बाकी स्टाफ छुट्टी पर है, सब कुछ मुझे अकेले संभालना पड़ रहा है। बाद में एक कोने में बैठकर योगी अपनी जेब से ढेर सारे सिक्के निकालकर टेबल पर रख देता है। ये उसकी पहली कमाई थी और वो इसे देखकर काफी खुश था। शायद इंसानों की दुनिया में भी मैं एक ठीक ठाक जिंदगी जी सकता हूँ। लेकिन उसके दिल में एक और इच्छा थी। वो एक बार फिर सिसिलिया से मिलना चाहता था और इस बार उससे दोबारा अपने दिल की बात कहना चाहता था। कुछ समय बाद जब योगी दोबारा गिल्ड में आता है तो वो बाकी एडवेंचरर्स की ऐसे लड़के की चर्चा सुनता है जो बहुत तेजी से रैंक बढ़ा रहा है। वही लड़का असल में खुद योगी ही था। वो 5 अलग अलग मिशन पूरे करके क्लेममैन के पास इनाम लेने पहुंचता है। अरे भाई, तुम्हें सामने खड़ी इस खूबसूरत लड़की का काउंटर नहीं दिखता क्या? हर बार मेरे पास ही आ जाते हो। क्या करूं, अब तो मैं तुम्हारे काम करने के तरीके का आदी हो गया हूँ। लेकिन क्लेममैन को कुछ शक होने लगता है। सच बताओ, तुम असल में हो कौन? योगी थोड़ा घबरा जाता है। मैं बस एक आम एडवेंचरर हूँ। लेकिन क्लेममैन को ये बात हजम नहीं होती। एक आम इंसान एक हफ्ते में F रैंक से D रैंक तक नहीं पहुंच सकता। वो फिर भी कहते हैं कि उसने अभी तक कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो थोड़ा अजीब जरूर है। तभी वहाँ एक लड़की भेस बदल कर आती है ताकि कोई उसे पहचान न सके। वो काउंटर के पास आती है और योगी को अपने घर चलकर बात करने के लिए कहती है। वो लड़की और कोई नहीं, सिसिलिया थी। चलो मेरे घर चलकर बात करते हैं। योगी भले ऐसा मौका कैसे छोड़ सकता था। थोड़ी देर बाद दोनों एक कैरेज में बैठकर सिसिलिया की हवेली की तरफ निकल पड़ते हैं। हवेली के गेट पर एक गार्ड खड़ा होता है जिसे सब गार्ड कैप्टन कहते हैं। वो अक्सर सिसिलिया का इंतजार करता रहता था ताकि उसकी एक झलक देख सके। लेकिन जैसे ही वो कैरेज में किसी लड़के को उसके साथ देखता है, वो गुस्से में उनके पास आ जाता है। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? तभी सिसिलिया तुरंत बाहर आती है और उसे डांट देती है। अपनी हद में रहो। दूसरा गार्ड तुरंत उसे वहां से हटाकर ले जाता है। हवेली के अंदर सिसिलिया योगी से माफी मांगती है। मुझे तुम्हें ढूंढने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, मैं एडवेंचरर की जिंदगी में काफी मजे कर रहा था। फिर वो हैरानी से पूछता है कि उसने उसे ढूंढा कैसे? शहर में हर कोई उस लड़के की बात कर रहा है जिसने पलक झपकती ही अपनी रैंक बढ़ा ली। इसके बाद वो एक गंभीर बात बताती है। डीमन लॉर्ड की मौत के बाद पूरी दुनिया में हालात बिगड़ने लगे थे। अलग अलग देश अब ज्यादा ताकत और संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। अब बड़े बड़े लोग ताकतवर एडवेंचरर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक अमीर आदमी ने हीरो योगा को अपनी पत्नी का हाथ देने की पेशकश कर दी ताकि वो उसे अपनी सेना में इस्तेमाल कर सके। सिसिलिया को डर था कि अगर योगी इसी रफ्तार से रैंक बढ़ाता रहा तो जल्द ही बड़े देशों की नजर उस पर भी पड़ जाएगी। लोग तुम्हें एक इंसानी न्यूक की तरह देखने लगेंगे और ये बहुत खतरनाक है। ठीक है, अब से मैं थोड़ा संभल कर रहूंगा। तभी कमरे में सिसिलिया की माँ की एंट्री होती है। उनका नाम मैडम सीलिया था। सिसिलिया, मुझे तुमसे बात करनी है। वो बताती है कि सिसिलिया के लिए शादी के बहुत सारे प्रस्ताव आ रहे हैं। यहाँ तक कि हीरो योगा ने भी शादी का प्रस्ताव भेजा है। ये सुनते ही योगी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो लड़का, वो तुम्हारे लायक नहीं है। माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है, लेकिन सिसिलिया तुरंत उसे रोक देती है। शांत हो जाओ, मैंने उन सभी प्रस्तावों को पहले ही ठुकरा दिया है। ये सुनकर योगी का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। फिर वो मैडम सीलिया की तरफ मुड़ता है। हो सकता है सिसिलिया ने मुझे एक बार मना कर दिया हो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। वो दिनतर वाक्य से कहता है। मैं एक एडवेंचरर के रूप में इतना नाम और पैसा कमाऊंगा कि सिसिलिया को एक शानदार जिंदगी दे सको और फिर मैं उसे दोबारा प्रपोज करूंगा। मैडम सीलिया उसके इस जज्बे को देखकर थोड़ी संतुष्ट दिखती है और दोनों को अकेला छोड़कर कमरे से बाहर चली जाती है। जाने से पहले योगी सिसिलिया से वादा करता है कि वो जल्द ही से दोबारा मिलने आएगा और फिर अपने घर लौट जाता है। जंगल की गहराइयों में जैसे ही योगी उस काइमेरा के सामने पहुंचता है, उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि ये उसके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। वो जानवर आधा मुर्गा और आधा सांप जैसा दिख रहा था और लगातार उस पर झपट्टा मार रहा था। लेकिन योगी की गति इतनी तेज थी कि वो हर हमले से आसानी से बच निकलता है और धीरे धीरे उस बीस्ट को थका देता है। योगी, बस थोड़ा और। आखिरकार मौका मिलते ही वो अपना खास अटैक इस्तेमाल करता है, थंडर बर्ड। बिजली जैसी तेज ऊर्जा उस काइमेरा को सीधा खत्म कर देती है। सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद योगी उसके पंख और फेदर्स सबूत के तौर पर इकट्ठा करने लगता है। उसे खुद हैरानी होती है कि जिस मिशन में 1 हफ्ता लगने वाला था उसे उसने आधे दिन में ही खत्म कर दिया। इतना आसान था। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलने वाला होता है, उसे अचानक अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। अगले ही पल झाड़ियों से एक नाइट निकलता है और सीधे उसकी गर्दन पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन योगी फुर्ती से पीछे हट जाता है। तभी ऊपर से एक बर्ड पर्सन उसकी आंखों पर हमला करता है, मगर योगी तुरंत एक मैजिक बैरियर बनाकर उसे पीछे धकेल देता है। इससे पहले कि वो समझ पाता कि ये सब कौन है, एक छोटी सी फेरी उस पर हमला करती है, लेकिन उसे देखते ही योगी उसे पहचान लेता है। रुको शेक, मैं हूँ। आखिरी पल में वो रुक जाती है और अपने कैप्टन की आवाज पहचान कर हैरान रह जाती है। कैप्टन। तभी बाकी लोग भी अपनी छिपने की जगह से बाहर आते हैं। उनमें एक बर्ड पर्सन है जिसका नाम है हैप्पीनेस और एक नाइट जिसका नाम ड्यूक है। हमें लगा आपको ये आम एडवेंचरर हैं जो डीमंस को मारने आए हैं। हैप्पीनेस और ड्यूक दोनों दंग रह जाते हैं। उन्हें तो लगा था कि डीमन लॉर्ड के गिरने के साथ ही उनका कैप्टन भी मारा गया होगा। अपने कैप्टन को जिंदा देखकर तीनों खुश होते हैं, लेकिन ड्यूक का गुस्सा तुरंत बाहर आ जाता है। कैप्टन,
आप हमें उस तबाही में छोड़कर कहाँ चले गए थे? हमने आपको हर जगह ढूंढा। तभी ड्यूक की नजर योगी के रूप पर जाती है। उसके सर पर अब कोई सींग नहीं था और ना ही पीठ पर पंख। वो पूरी तरह इंसान जैसा दिख रहा था। ये क्या हाल बना लिया है आपने, इंसानों जैसे कपड़े। योगी उसे शांत रहने को कहता है और फिर सबको अपनी पूरी कहानी बताता है। कैसे उसे एक इंसानी प्रीस्टर से प्यार हो गया, कैसे उसे रिजेक्शन मिला और अब वो क्यों इंसानों की तरह जीना चाहता है। ये सब सुनकर उसके साथी हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि इतना ताकतवर डीमन जनरल अब एक आम इंसान की जिंदगी जीना चाहता है। ये रास्ता मैंने खुद चुना है और तुम लोग भी आजाद हो अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए। लेकिन उसके तीनों साथी उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। कैप्टन, हमने तय कर लिया है, हम आपके साथ ही रहेंगे। हमें उस लड़की से भी मिलना है जिसने आपका दिल जीता है। योगी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि इंसानी दुनिया उन्हें आसानी से स्वीकार नहीं करेगी। आखिरकार वे डीमंस हैं। इतना आसान नहीं है। लेकिन तीनों अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। उनका मानना था कि अगर उनका कैप्टन बदल सकता है तो वे भी बदल सकते हैं। आखिरकार योगी मान जाता है और उन्हें लेकर सिसिलिया से मिलने पहुंचता है। लेकिन जैसे ही सिसिलिया उन्हें देखती है वो हैरान तो होती है, मगर खुशी से नहीं, गुस्से से। उसे पता चलता है कि योगी ने हैप्पीनेस को इंसान जैसा दिखाने के लिए उसके पंख तक नोच दिए हैं। योगी, तुम्हें थोड़ा भी दिमाग नहीं है क्या? उसका गुस्सा साफ दिख रहा था। तुम इंसान बनाना चाहते थे, पर क्या तुम्हें अंदाजा है कि पंख नोचना कितना दर्दनाक होता है? वो उसे बुरी तरह डांटती है। ये देखकर योगी का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल जाता है। लेकिन तभी हैप्पीनेस धीरे से आगे बढ़ती है और सिसिलिया को गले लगा लेती है। आप बहुत अच्छी हैं। ये देखकर ड्यूक और शक भी सिसिलिया की दयालुता से प्रभावित हो जाते हैं और उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद सभी हवेली के अंदर जाते हैं और चाय के साथ बातचीत शुरू होती है। ड्यूक समझाता है कि वो एक हेडलेस नाइट है, हैप्पीनेस एक बर्ड पर्सन है और शक एक पिक्सी है। यानी वे शुद्ध डीमंस नहीं बल्कि ह्यूमनॉइड क्रीचर्स है। ये सब सुनकर योगी को थोड़ा आश्चर्य होता है, खासकर इसलिए क्योंकि ड्यूक आज बहुत ज्यादा बोल रहा था। आज तुम काफी बोल रहे हो। पहले इसलिए नहीं बोलता था क्योंकि आप हमसे बात ही नहीं करते थे। सच ये था कि जब योगी पहली बार कैप्टन बना था तब वो बहुत चुपचाप रहने वाला इंसान था, जो अपने साथियों से बात तक नहीं करता था। यहाँ तक कि उसने अपने सुपीरियर जैकले के आदेशों को भी नजरअंदाज कर दिया था, जिस वजह से जैकले उसे बेकार समझता था। उसी दिन ड्यूक ने तय किया था कि वो इस नए कैप्टन को ताकत से सबक सिखाएगा। लेकिन जब योगी ने लड़ाई की तो उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। उस दिन के बाद से ड्यूक के दिल में योगी के लिए एक अलग ही सम्मान पैदा हो गया। ये सब देखकर सिसिलिया मुस्कुरा देती है। उसे उनका ये रिश्ता अच्छा लग रहा था। तभी योगी को एहसास होता है कि हैप्पीनेस और शेक की आवाजें अचानक बंद हो गई है और वो थोड़ा चिंतित हो जाता है। वो दोनों कहाँ गए? उसे डर था कि अगर ये बात फैल गई कि सिसिलिया ने डीमंस को अपने घर में पनाह दी है तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। वो तुरंत ढूंढने निकलता है और देखता है कि शेक, जो एक छोटा सा पिक्सी है, सिसिलिया की माँ की गोद में आराम से सो रहा है। मैडम सिसिलिया बताती हैं कि वो बगीचे में काफी देर तक खेलता रहा और अब थक कर सो गया है। माफ कीजिएगा, ये मेरा दोस्त है, इसे नहीं पता बड़ों के साथ कैसे पेश आते हैं। कोई बात नहीं, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। वो बिल्कुल शांत थी, जैसे उन्हें इसमें कोई परेशानी ही ना हो। योगी पर पूछता है कि वो दूसरी लड़की कहाँ गई जो अभी उनके साथ थी। मैडम बताती हैं कि उनकी एक मेड जिसका नाम सोफिया है उसे अंदर ले गई है। अरे उसे सोफिया ले गई थी। ये सुनते ही सब तेजी से अंदर भागते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं हैप्पीनेस कुछ गड़बड़ न कर दे। लेकिन अंदर का नजारा देखकर सब रुक जाते हैं। हैप्पीनेस वहाँ एक मेड की यूनिफॉर्म पहने पूरी तरह शांत और सुलझी हुई खड़ी थी। मिस सिसिलिया, मिलिए, ये हमारी नई रिक्रूट है, हैप्पीनेस। सिसिलिया तुरंत बात साफ करती है, ये मेरी नौकरानी नहीं है, ये योगी की दोस्त है। सोफिया तुरंत माफी मांगती है क्योंकि आज एक नई मेड आने वाली थी और उसे लगा कि वही है। योगी हैप्पीनेस ही कपड़े बदलने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। मुझे ये काम पसंद है, मैं यही रहना चाहती हूँ। वो सोफिया से उसी काम को करने की इजाजत मांगती है और सोफिया मुस्कुराते हुए उसे क्वार्टर्स दिखाने ले जाती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और हवेली में एक अजीब सी शांति फैल जाती है। लेकिन योगी के मन में कहीं ना कहीं ये चिंता बनी रहती है कि ये सुकून ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला है। हैप्पीनेस को वहीं छोड़कर बाकी लोग निकलने की तैयारी करते हैं। शेख अपनी आंखें मलते हुए थोड़ा सुस्त सा महसूस कर रहा होता है। यार, हैप्पीनेस कितनी लकी है ना, अब इतने बड़े महल में रहेगी। सिसिलिया मुस्कुराकर उन्हें कहती कि वे जब चाहें उससे मिलने आ सकते हैं। तभी मैडम सिसिलिया योगी को एक तरफ ले जाती हैं। सिसिलिया पिछले कुछ दिनों से बहुत बिजी है, उसे आराम करने का मौका नहीं मिला। वह चाहती थी कि सिसिलिया अगले दिन छुट्टी ले और योगी उसे बाहर घुमाने ले जाए। कल उसे बाहर ले जाओ, उसे थोड़ा वक्त चाहिए। अगले दिन सुबह शहर के बीचों बीच योगी उत्सुकता से सिसिलिया का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक खूबसूरत वैगन वहां आकर रुकती है जिसे 2 ग्रिफिन खींच रहे थे। सिसिलिया उसमें से उतरती है, लेकिन इस बार उसका रूप पूरी तरह बदला हुआ था। उसने एक आम लगे के कपड़े और मोटा चश्मा पहन रखा था ताकि कोई उसे पहचान ना सके। उसे देखते ही योगी कुछ पल के लिए खो जाता है। तुम इस वेश में भी बहुत प्यारी लग रही हो। सिसिलिया हल्का सा मुस्कुराती है और दोनों हाथ पकड़कर शहर की सैर पे निकल पड़ते हैं। आज सिसिलिया हर छोटी छोटी चीज देखकर खुश हो रही थी, जैसे वह पहली बार इस दुनिया को देख रही हो। दोनों एक केक शॉप के सामने रुकते हैं। हम बाद में यहाँ चाय पीने जरूर आएंगी। इसके बाद वे कई जगहों पर घूमते हैं, रास्ते में बिल्ली के बच्चों के साथ खेलते हैं और नई नई ड्रेसेस भी ट्राई करते हैं। योगी ने सोचा था कि वह सिसिलिया को एक गिफ्ट देगा इस दिन को यादगार बनाने के लिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लेना चाहता हूँ,
लेकिन तभी किस्मत करवट लेती है और वहां उन्हें हीरो योगा और मिकाना मिल जाते हैं, जो खुद भी भेष बदलकर बाहर निकले थे। योगा सीधे सिसिलिया के पास जाता है और योगी को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए उससे बात करने लगता है। अरे सिसिलिया, क्या कोइंसिडेंस है, तुम हमारे साथ ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? ये देखकर योगी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन सिसिलिया बहुत ही शालीनता से जवाब देती है, मैं आज अपने एक दोस्त के साथ आई हूँ। तभी योगा की नजर पहली बार योगी पर पड़ती है, लेकिन उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तुम भी साथ चल सकते हो। चारों लोग गिफ्ट शॉप के अंदर चले जाते हैं। वहां पीछे योगी और मिकाना रह जाते हैं। मिकाना के चेहरे पर हल्का गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मैं तो दुआ करती हूँ कि सिसिलिया को तुम जैसे किसी आम लड़के से ही प्यार हो जाए, कम से कम वे हमारे रास्ते से तो हटेगी। पहले तो योगी को लगता है कि ये कोई तारीफ है, लेकिन तुरंत ही उसे समझ आ जाता है कि ये सिसिलिया का अपमान करने के लिए कहा गया था। इस पल उसे एहसास होता है कि मिकाना के इरादे उतने अच्छे नहीं हैं। दूसरी तरफ शॉप के अंदर अब भी योगा सिसिलिया के पीछे ही लगा हुआ था। योगी सोचता है कि जब एक बार सिसिलिया ने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया है तो एक सभ्य इंसान दोबारा ऐसा नहीं करता, लेकिन योगा तो मानने को तैयार ही नहीं था। योगी भी हार नहीं मानता और एक खूबसूरत नेकलेस उठाकर सिसिलिया की तरफ बढ़ता है। देखो, क्या ये तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा? सिसिलिया हल्का सा शर्मा जाती है और उसे वो बहुत पसंद आता है, लेकिन तभी बीच में योगा आ जाता है और एक बड़ा सा महंगा गहना दिखाने लगता है। ये देखो, ये यहाँ की सबसे महंगी चीज है। इस धक्का मुक्की में सिसिलिया का चश्मा नीचे गिर जाता है और भीड़ उसे पहचान लेती है। अचानक लोग चिल्लाने लगते हैं, ये तो प्रीस्टेस सिसिलिया है और ये हीरो योगा। देखते ही देखते भीड़ उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और इस अफरा तफरी में योगी पीछे छूट जाता है। वह भीड़ को चीरते हुए सिसिलिया को ढूंढने निकलता है, लेकिन तभी उसका सामना एक लंबे स्वॉर्ड्समैन से होता है जिसका नाम रेवन है। रेवन खुद भी लड़कियों की भीड़ से घिरा हुआ परेशान नजर आ रहा था। योगी उसकी मदद करने का फैसला करता है। वह लड़कियों का ध्यान भटकाता है और रेवन का हाथ पकड़कर उसे गली में ले जाता है। जब दोनों रुकते हैं तो रेवन कुछ बोलता है और योगी चौंक जाता है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? उसकी आवाज बहुत हल्की और लगभग लड़की जैसी थी। योगी थोड़ा हैरान होता है, फिर मुस्कुरा देता है, हाँ क्यों नहीं। इसके बाद वह तुरंत फिर से सिसिलिया को ढूंढने निकल पड़ता है। जल्दी उसे सिसिलिया मिल जाती है, जो अब भी भेस में एक छोटे बच्चे के पास खड़ी थी। वह बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया था। सिसिलिया उसे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थी। हमें इसकी माँ को ढूंढना होगा। योगी को चिंता हो रही थी कि इतनी भीड़ उसके लिए सुरक्षित नहीं है। तुम्हें घर लौट जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन सिसिलिया अपने फैसले पर अड़िग रहती है। मैं एक प्रीस्टेस हूँ, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। आखिरकार काफी मेहनत के बाद दोनों मिलकर उस बच्चे को उसकी माँ से मिलवा देते हैं और उसी के साथ ये पल थोड़ा सुकून भरा हो जाता है। लेकिन दिन अभी खत्म नहीं हुआ था।